नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे थे जूनियर अकाउंटेंट की अपन सीरीज पढ़ रहे थे व्यावसायिक पद्धति यानी बिजनेस मेथड। कॉमर्स की एक सब्जेक्ट है व्यवसाय, और व्यवसाय दिन के बारे में अपन पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने यहाँ तक क्लियर कर दिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे व्यावसायिक जोखिम से। अब व्यावसायिक जोखिम होती क्या है? व्यावसायिक जोखिम से तात्पर्य अपर्याप्त और यानी अपर्याप्त लाभ और हानि होने की संभावना से जो नियंत्रण से बाहर होकर अनिश्चितता और आकस्मिक घटनाओं का कारण बनती है। इन्हें वस्तु की मांग में उसी का होना, बाजार में प्रतिस्पर्धा के अधिक होने से लोगों में अनिश्चितता का आना। इसका मतलब ये है कि जोखिम, सबसे पहले तो ये होता है कि जोखिम होती क्या है। तो जोखिम है ना, ये व्यवसाय का एक मुख्य अंग है। जोखिम है ये व्यवसाय का एक मुख्य अंग है, अर्थात जोखिम के बिना व्यवसाय संभव ही नहीं है। जितनी अधिक जोखिम होगी उतना अधिक लाभ की संभावना होती है। ठीक है। और सबसे पहले तो इसमें जोखिम का अर्थ क्या बताया है कि हानि होने की संभावना है ना, उसको जो नियंत्रण से बाहर होकर अनिश्चितता है, यानी हानि होने की संभावना जिसमें बढ़ जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? जोखिम बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि कोई वस्तु की डिमांड आपके बाजार में थी और उसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ने से लोगों में अनिश्चितता का आना, यानी लोगों में विश्वास यानी अनिश्चितता हो जाती है कि उस वस्तु के प्रति। तो इससे धीरे धीरे आपके मान लीजिए कि बिक्री में कमी हो रही है, तो जो बिक्री में डिक्रीमेंट हो रहा है ना, उसी को अपन कहते हैं जोखिम। अब देखिए, व्यवसाय में सामान्यतः दो प्रकार की जोखिम विद्यमान होती है। एक तो अनिश्चित, एक होती है शुद्ध जोखिम। अब शुद्ध, सबसे पहले अपन शुद्ध देख लेते हैं कि शुद्ध जोखिम क्या होती है। ठीक है। शुद्ध जोखिम का अर्थ ये होता है कि ऐसी जोखिम जो निश्चित, अगर वो घटना घटित हो जाए तो हमेशा हानि ही होती है, उसको अपन बोलते हैं शुद्ध जोखिम। यानी ऐसी जोखिम जिससे वह घटना घटित होने पर हमेशा हानि होती है, जैसे कि आग लगना। आग क्या है? एक घटना घटित हो जाती है, आग लगती है, अपन को कंफर्म है कि ये लॉस ही होगा, हानि ही होगी। जैसे कि बिजली गिरना, बाढ़ आना, ये सब क्या है? हानि होने की चांसेस होते हैं। यानी हमेशा जो घटना घटित होती है उसमें ऐसी संभावना की हमेशा सदैव हानि होती है, तो वो तो होती है शुद्ध जोखिम। एक होती है अनिश्चितता की जोखिम। अब इसके विपरीत, अब घटना घटित होने पर हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो सकता है, 50-50 होता है, उसको अपन बोलते हैं अनिश्चितता की जोखिम। यानी जोखिम कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अनिश्चितता की जोखिम यानी घटना घटित होने पर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। और एक शुद्ध जोखिम होता है, इसमें हमेशा ही फिक्स रहता है कि घटना घटित होगी तो हानि होगी, कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है। तो एक बार अपन देख लेते हैं इसको। अनिश्चितता जोखिम। अनिश्चितता जोखिमों में दोनों संभावना विद्यमान होती है। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसमें दोनों संभावनाएं विद्यमान होती है। कौन कौन सी? लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। हानियाँ बाजार की दशा पर निर्भर करती है, जैसे मांग व पूर्ति में उतार चढ़ाव होने के कारण मूल्य में परिवर्तन का होना। इसमें ग्राहकों की रुचि, पसंद में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। यदि बाजार की दशा व्यवसाय के पक्ष में है तब तो लाभ होगा, और इसके विपरीत में है तो हानि होगी। बस यही अपन को देखना है कि अनिश्चित जोखिम में यही कंफर्म होता है कि घटना घटित होगी तो लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। अगर व्यवसाय के फेवर में है तब तो लाभ होगा, अगर व्यवसाय के विपरीत में ऑपोजिट है तो हानि होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट अपने है शुद्ध जोखिम। अब शुद्ध जोखिम क्या होता है? देखिए एक बार, मैंने पहले ही बता दिया था, अगर घटना घटित हो गई तो हमेशा हानि होगी। शुद्ध जोखिम वे हानियाँ हैं जो निश्चित रूप से होगी या नहीं होगी। जैसे आग लगाना, आग लगाएंगे, आग लगेगी तो क्या हो जाएगी? हमेशा हानि होगी। चोरी होना, अब चोरी से किसी को लाभ तो होता नहीं है, व्यवसाय में हमेशा हानि होती है। हड़ताल होना, ये भी क्या है? हानि होगी। अगर ये घटना घटित होती होगी तो हानि होगी, अगर घटनाएं नहीं घटेगी तो हानि नहीं होगी, ये कन्फर्म होता है। घटना घटी, इसका मतलब आपके लॉसेज अनिवार्य रूप से होगा हानि,
अनिवार्य रूप से होगी। अगर घटना नहीं घटी तो आपके कोई हानि नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि जोखिम दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अनिश्चितता जोखिम, यानी इसमें घटना घटित होने पर लाभ हानि दोनों हो सकते हैं, जबकि शुद्ध जोखिम में हमेशा घटना घटित होगी तो हानि होगी और घटना घटित होगी तो कोई हानि नहीं होगी। अब आगे देखिए, व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति और विशेषता। अब इसमें देखिए एक बार, व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति और विशेषता। व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितता के कारण, व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितता के कारण परिणाम स्वरूप घटित होने वाली एक घटना है। अनिश्चितता के कारण क्या होती है? घटना घटित होती है। व्यावसायिक जोखिम, जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जोखिम अनिवार्य रूप से हर व्यवसाय में होती महत्वपूर्ण अंग होता है। जोखिम की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति और उसके आकार पर निर्भर करती है। बड़ा व्यवसाय होगा उतनी जोखिम अधिक होगी और छोटा व्यवसाय होगा उतनी जोखिम कम होगी। जोखिम उठाने का प्रतिफल क्या होता है? हमेशा लाभ होता है। आप जोखिम उठाओगे तो इसका प्रतिफल हमेशा क्या होगा? लाभ होगा। बिना जोखिम के कोई लाभ नहीं होगा। जोखिम उठाओगे तो आपके क्या होगा? लाभ होगा। बिना जोखिम के कोई लाभ होने वाला नहीं है। व्यावसायिक जोखिमों के कारण, प्राकृतिक कारण। अब देखिए व्यावसायिक जोखिमों के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? पहले है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण का, प्रकृति के द्वारा अगर कोई घटना घटित हो जाए और उससे आपके जोखिम उत्पन्न होती है तो उसको बोलते हैं प्राकृतिक कारण। जैसे कि बाढ़ आना, बाढ़, भूचाल, बिजली गिरना, भारी वर्षा, ये सब क्या है? प्राकृतिक कारण, नेचुरल है सब। फिर है मानवीय कारण। हम मानवीय कारण में देखिए कौन क्या क्या हो सकता है। मानव के द्वारा जो गलती होती है उससे अगर आपके जोखिम उत्पन्न होती है तो उसको बोलते हैं मानवीय कारण। कर्मचारियों की बेईमानी, लापरवाही या उनकी अज्ञानता, या तो बेईमानी कर रहे हैं या उनकी लापरवाही से कोई नुकसान हो रहा है या फिर उनके पास में अल्प ज्ञान है, इसके कारण कोई नुकसान होता है तो उसको बोलते हैं अपन मानवीय कारण। फिर आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या हो सकता है? वित्तीय समस्या, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर आपके इंटरेस्ट ऑन लोन की जो रेट है ना, रेट में इंक्रीमेंट हो रहा है तो भी आपके क्या हो जाएगा? जोखिम बढ़ेगी। करों की भारी उगाही हो रही है यानी टैक्स ज़्यादा हो रहे हैं तो भी क्या होगी? जोखिम बढ़ेगी। कहने का मतलब व्यावसायिक जोखिमों के 3 कारण हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण और आर्थिक कारण। प्राकृतिक कारण, प्रकृति के द्वारा कोई भी घटना घटित होने पर जोखिम उत्पन्न हो। मानवीय कारण, मानव के द्वारा कोई गलतियां या बेईमानी या लापरवाही करने से कोई गलती उत्पन्न हो। और आर्थिक कारण में जैसे कि कोई दर वगैरह वृद्धि हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो उससे कोई उत्पन्न समस्या है तो वो जोखिम किसकी आ जाएगी? आर्थिक कारण की। 3 प्रकार की जोखिमें होती हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, व्यावसायिक जोखिमों को कम करने के उपाय। अब व्यावसायिक जोखिमों को कम करने के उपाय क्या क्या हैं उसको एक बार देख लेते हैं। अब देखिए व्यावसायिक जोखिमों को कम करने के उपाय। इसमें आपके नए व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व उसकी प्रकृति व प्रकार पर ध्यान देना, यानी उसकी क्या प्रकृति है और उसका किस प्रकार का व्यवसाय है आपके पास में। ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण या उत्पादन करना ताकि भविष्य में लाभ की संभावना को बढ़ाया जा सके। यानी आप जिसकी डिमांड ही नहीं है और उसका आप प्रोडक्शन तैयार कर रहे हो, उसका प्रोडक्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाएगा? आपकी जोखिम बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी ऐसी आपको ऐसा व्यवसाय स्थापित करना है कि ऐसी वस्तुओं का प्रोडक्ट करना है जिससे भविष्य में आपको लाभ बढ़ने की संभावना अधिक हो। तो उसमें क्या हो जाएगा? जोखिम को कम किया जा सकता है। व्यवसाय के आरंभिक समय में व्यवसाय के आकार और उसके विस्तार, निर्णय संबंधित पहलू आदि को ध्यान में रखते हुए कार्य का संचालन इस प्रकार करें ताकि जोखिमों को, घटनाओं व कारकों से बचा जा सके। स्टार्टिंग में आपकी शुरुआत में आपके जो भी कार्य कर रहे हो वो व्यवस्थित करना है। बाकी इससे अगर व्यवस्थित करोगे तो आप जोखिम से बच सकते हो। ठीक है। तीसरा कम करने का उपाय क्या है? उपयुक्त स्वामित्व स्वरूप का चुनाव करना चाहिए। मान लीजिए आपका व्यवसाय का आकार छोटा है, ठीक है। अगर व्यवसाय का आकार छोटा है तो एकल व्यवसाय अपनाओगे। स्वामित्व कैसा अपनाओगे? एकल व्यवसाय। अगर थोड़ा विस्तारित है तो आप साझेदारी व्यवसाय अपनाओगे, पार्टनरशिप। ठीक है, यानी जैसा कि आपके व्यवसाय में क्या है, व्यवसाय की जो आकृति है ना उसके अनुसार आपको व्यवसाय का स्वामित्व स्वरूप अपनाना पड़ेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके है
नेक्स्ट आपके आ जाएगा समुचित वित्तीय योजनाओं की रूपरेखा बनाना। समुचित वित्तीय योजनाओं की रूपरेखा, जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग आप कर रहे हो ना, उसकी पहले से व्यू रचना बना देना है। पहले से आपको क्या करना है, डायग्राम वगैरह आराम से व्यू रचना बनाना है। अगर बाद में फिर बनाओगे तो इसकी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पहले से प्लानिंग है तो प्लानिंग से काम करोगे तो जोखिम की मात्रा कम हो जाएगी। ठीक है। व्यवसाय के प्रवर्तन को विभिन्न कर कानूनों के अंतर्गत कर दायित्व तथा व्यावसायिक निर्णयों पर अनेक प्रभाव के संबंध में पहले से सोच विचार कर आगे बढ़ना। यानी जो भी टैक्सेशन के बारे में है ना, उसकी भी जानकारी आपको पहले होनी चाहिए, उसकी भी प्लानिंग पहले से कर देनी चाहिए। यानी आप 4 तरीकों से क्या कर सकते हो, जोखिम को कम कर सकते हो। सबसे पहले तो आपके किस प्रकार का व्यवसाय है, उसकी प्रकृति और प्रकार, उसको ध्यान में रखना है। और आप जो भी प्रोडक्शन तैयार कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए जिसके भविष्य में क्या हो, लाभ की संभावना बढ़े। दूसरी कंडीशन ये है कि आप जो भी स्टार्टिंग कर रहे हो ना, उस समय उसका आकार और विस्तार से संबंधित पहले से ध्यान रखना चाहिए, जिससे आपकी जोखिम की मात्रा कम हो सके। तीसरा, आपके उपयुक्त स्वामित्व स्वरूप अपनाना चाहिए। अगर छोटा व्यवसाय है तो अपने एकल व्यवसाय, एकल स्वरूप, और उससे बड़ा है तो पार्टनरशिप, कंपनी, ये अपने अनुसार अपन क्या कर सकते हैं, व्यवसाय का जो स्वरूप है और व्यवसाय का जो आकार और विस्तार है उसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, इसका स्वरूप अपना सकते हैं। फिर जो भी फाइनेंशियल योजना है उसको पहले से रूपरेखा उसकी बनाना है, और जो टैक्सेशन के बारे में पहले से प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि इससे आपका व्यवसाय में जोखिम की मात्रा है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट अपन लेते हैं व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। अब इसमें देखिए, व्यावसायिक क्रिया को सामान्यतः 2 वर्गों में बांटते हैं। पहले उद्योग, फिर वाणिज्य। व्यावसायिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है, उद्योग और वाणिज्य। अब उद्योग की क्या होता है और वाणिज्य क्या होता है। एक अपन को नॉर्मली रूप में ध्यान रखना है कि जिसको आप तैयार कर रहे हो, जिसको आप बना रहे हो ना, तैयार कर रहे हो, प्रोडक्ट उत्पाद कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, वो सब उद्योग में आता है। और फिर उत्पादित जो भी वस्तु है ना, उसका आप विनिमय वगैरह कर रहे हो, आप वितरण कर रहे हो, आप ग्राहकों तक पहुंचाते हो बिचौलियों के माध्यम से, दलालों के माध्यम से, ब्रोकरेज के माध्यम से आप ग्राहकों तक पहुंचाते हो। जो तैयार वस्तु है उसको आप ग्राहकों तक पहुंचाते हो, वो क्रिया कहलाती है वाणिज्य। यानी व्यावसायिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले उद्योग। अब उद्योग में अपन को यही ध्यान रखना है कि जो आप वस्तु बना रहे हो, कच्चे माल से आप वस्तु तैयार कर रहे हो ना, तो उस क्रिया को तो अपन कहते हैं, वो सब क्रिया किस में आ जाएगी, उद्योग में। और तैयार माल आप फिर आगे से आगे भेज रहे हो स्टेप बाय स्टेप, आप जैसे कि थोक व्यापारी, फिर फुटकर व्यापारी, फिर उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हो, तो इस क्रिया को अपन बोलते हैं वाणिज्य। यही मोस्टली अपन को ध्यान रखना है। ठीक है। यानी उद्योग में आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो, और वाणिज्य में क्या होता है, उसका आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप लास्ट उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। ये अपने उद्योग और वाणिज्य होता है। अब देखिए उद्योग से देखते हैं। उद्योग से तात्पर्य उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध संसाधनों को उपयोगी वस्तु में बदलना, यानी बनाना है। आप कह सकते हो कि किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करना। उद्योग शब्द का प्रयोग यांत्रिक उपकरण व तकनीकी कौशल में किया जाता है। उद्योगों की 3 व्यापक श्रेणियां विभक्त की गई, 3 श्रेणियां हैं उद्योगों की। कौन कौन सी है, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। अब यहाँ पर मोस्टली आपको ध्यान रखना है। देखिए अपन जैसे कि बात करें 15 अगस्त 1947 की, 15 अगस्त 1947 को देखें तो उस समय आपके प्राथमिक उद्योग सर्वाधिक योगदान दे रहे थे जीडीपी में। मैं थोड़ी इकोनॉमिक्स की बात साथ में कर लेता हूँ। प्राथमिक उद्योग उस समय सर्वाधिक योगदान दे रहे थे जीडीपी में। फिर सेकंड पे आते थे द्वितीयक उद्योग, फिर तृतीयक उद्योग। वर्तमान में इसका विपरीत है। आज की कंडीशन देखें, आज की कंडीशन देखें तो उस समय, इस समय आज वर्तमान में तृतीयक उद्योग है वो सर्वाधिक योगदान दे रहे हैं जीडीपी में। सर्वाधिक उद्योग जो भी योगदान दे रहे हैं वो तृतीयक उद्योग, जिसको अपन सेवा उद्योग कहते हैं। द्वितीयक जो उद्योग है वो आज सेकंड स्टेप पे हैं,
और जो जो प्राथमिक उद्योग थे वो आज थर्ड नंबर पे है, यानी थर्ड स्थान पर है। मोस्टली अपन को ये ध्यान रखना है कि प्राथमिक उद्योग जिसमें आप कह सकते हो कृषि, भूमि से संबंधित आप कह सकते हो कृषि, फिर इसमें पशुपालन आ सकता है, प्राथमिक उद्योग में पशुपालन, खनन आ सकता है, ये भी प्राथमिक उद्योग कहलाता है। फिर इसके बाद में कृषि, पशुपालन, खनन, मछली पालन, ये भी सब किस में आता है? प्राथमिक उद्योग में आता है। यानी प्राथमिक उद्योग में जब अपना देश आज़ाद हुआ था उस समय की बात करें तब तो ये जो आप है मछली खनन है, कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है, ये इसका योगदान था वो हाईएस्ट था, सर्वाधिक था। लेकिन फिर सेकंड नंबर पे था द्वितीयक उद्योग, फिर थर्ड नंबर पे था आपके ये तृतीयक उद्योग जिसको अपन बोलते हैं सेवा उद्योग है, सेवा क्षेत्र, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसका बिल्कुल विपरीत है। अब प्रथम स्थान जीडीपी में योगदान दे रहा है तृतीयक सेवा उद्योग, सेकंड पे है द्वितीयक उद्योग और थर्ड स्टेप पे है आपका प्राथमिक उद्योग जिसको अपन कृषि उद्योग भी कह सकते हैं। कृषि उद्योग में सब खनन वगैरह, पशुपालन, मछली पालन सब आ जाएगा कृषि उद्योग में, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उद्योग में क्या क्या आता है, कैसे इसमें काम किया जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राथमिक उद्योग की। प्राथमिक उद्योग क्या होते हैं? वे उद्योग जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के खनन एवं उत्पादन तथा पशु व वनस्पति के विकास से है। यानी मैंने आपको पहले बता दिया था, भूमि से संबंधित हो, कृषि संबंधित हो, खनन संबंधित हो, पशुपालन संबंधित हो, वो सब किस में आ जाएगा? प्राथमिक उद्योग में। प्राथमिक उद्योगों को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है निष्क्रिय उद्योग, एक होता है जननिक उद्योग। अब निष्क्रिय उद्योग वे उद्योग हैं जो प्राकृतिक स्रोतों से उत्पादों को निष्क्रित करते हैं, प्राय भूमि से प्राप्त किए गए। इन उद्योगों के उत्पादों को दूसरे विनिमय उद्योग द्वारा उपयोगी आवश्यकता वस्तु को बदला जा सकता है। निष्क्रिय खेती करना, जैसे कि ये निष्क्रिय उद्योग है। निष्करण उद्योग और उत्खनन कार्य निष्कर्षण उद्योग है। इमारती लकड़ी निष्कर्षण उद्योग है। मछली पालन निष्कर्षण उद्योग है। निष्कर्षण उद्योग में प्राकृतिक स्रोतों से, भूमि से प्राप्त, ठीक है, यानी इनसे जो भी स्रोत प्राप्त होते हैं इससे भी आपके जो उत्पाद तैयार होते हैं उनको वापस क्या करते हैं? विनिर्माण उद्योग में उनको उपयोग में लिया जा सकता है। और जननिक उद्योग में क्या आएगा? वे उद्योग होते हैं जिनका संबंध उत्पत्ति, प्रजनन, आनुवांशिक, जिसको अपन कह सकते हैं पशुपालन, इसको अपन क्या कह सकते हैं? पशुपालन, जिनमें प्रकृति के सुरक्षित उत्पादों का, जैसे कि पशु प्रजनन, मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब किस में आ जाएगा? जननिक। यानी जननिक का अर्थ है जीवों से संबंधित, निष्क्रिय का अर्थ है निष्क्रिय, निष्कर्षण का अर्थ होता है प्राकृतिक स्रोतों से, भूमि है, वनस्पति है, इनसे संबंधित। और जननिक का अर्थ है जीवों से संबंधित जो भी उद्योग है। ये सब प्राथमिक उद्योग के दो भाग बताए गए हैं, निष्कर्षण और जननिक, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द्वितीयक उद्योग की। अब द्वितीयक उद्योग में क्या क्या होता है? इन उद्योगों में प्राथमिक उद्योगों द्वारा खनन किए गए माल का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो भी प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त होता है ना उत्पाद, उसको इसमें रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं और पसंद, रुचि, इच्छाओं में मद्देनजर रखते हुए वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण किया जाता है। कच्चे तेल से पेट्रोल निर्माण, कच्चे लोहे से स्टील का निर्माण, ये सब कार्य किसमें होता है? द्वितीयक उद्योग में। जो भी प्राथमिक उद्योग का आपके प्रोडक्ट तैयार होता है उसको कहाँ? द्वितीयक उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि कच्चा तेल प्राप्त होता है, उससे पेट्रोल वगैरह निर्माण करते हैं। फिर द्वितीयक या माध्यमिक उद्योगों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। द्वितीयक या माध्यमिक उद्योगों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जो इस प्रकार है। कैसे? विनिर्माण उद्योग और रचनात्मक उद्योग। अब विनिर्माण उद्योग क्या होता है? विनिर्माण उद्योग, विनिर्माण उद्योग इन उद्योगों में कच्चे माल का प्रयोग करके उपभोक्ताओं की इच्छा, रुचि, पसंद व आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तु एवं सेवाओं का निर्माण किया जाता है।
विनिर्माण उद्योगों को पुनः 4 भागों में विभाजित किया जाता है। विनिर्माण उद्योग का अर्थ ये होता है कि प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। अब देखिए विनिर्माण उद्योग, और विनिर्माण उद्योग में भी अलग अलग भाग दिए हैं आपके। एक तो है विश्लेषणात्मक उद्योग। विश्लेषणात्मक उद्योग वे उद्योग होते हैं, ये उद्योग एक ही उत्पाद के विश्लेषण द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जो ये उद्योग होते हैं ना, ये एक ही वस्तु के, जो भी एक ही उत्पाद होता है, ये उद्योग के एक ही उत्पाद होता है, उसके विश्लेषण द्वारा अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे कच्चे तेल से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, तीनों प्रकार के उत्पाद बन सकते हैं। किससे? कच्चे तेल से। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं विश्लेषणात्मक उद्योग। विश्लेषणात्मक उद्योग का अर्थ ये होता है कि एक ही उत्पाद से अनेक प्रकार के वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन विश्लेषणात्मक। एक ही उत्पाद से, एक ही स्रोत से अलग अलग वस्तुएं बनाई जा सकती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? विश्लेषणात्मक। नेक्स्ट है अपने कृत्रिम संश्लेषणात्मक उद्योग। कृत्रिम का अर्थ स्वयं के द्वारा बनाया जाता है। ये वे उद्योग है जो विभिन्न प्रकार के कच्चे माल संगठकों को एकत्रित कर निर्माणी कार्य द्वारा नवीन उत्पादों का सर्जन किया जाता है, जैसे कि सीमेंट। ठीक है, तो ये सीमेंट क्या है? कृत्रिम संश्लेषण उद्योग में आ जाएगा। फिर प्रक्रियाई या प्रक्रमिक उद्योग, ये वे उद्योग है जो विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। एक स्टेप, वो कंप्लीट होने पर दूसरा स्टेप, फिर कंप्लीट होने पर तीसरा स्टेप, फिर लास्ट में जाके आपके फिनिश गुड्स बनता है। पहले रॉ मटेरियल से प्रोसेस, ये प्रक्रिया चालू रहती है, और लास्ट में जाकर के 1-2 स्टेप या 3 स्टेप से, एक से अधिक स्टेपों में गुजरने के बाद में वो माल फिनिश गुड्स यानी पक्का माल बन जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं प्रक्रिया या प्रक्रमिक उद्योग। जैसे कि आपके चीनी उद्योग और कागज उद्योग। फिर उसके बाद में संयोजक या संग्रहण उद्योग, यानी संयोजक या संग्रहण का अर्थ, संयोजन का अर्थ होता है जोड़ना। एक दूसरी वस्तुओं को जोड़ करके जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं संयोजक। यानी एक दूसरी वस्तु को एक आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद में क्या, उसका नई वस्तु का निर्माण करते हैं। ऐसे उद्योग जो विभिन्न उद्योगों के निर्मित पुर्जों एवं पदार्थों को जोड़ते हुए नवीन उत्पादों को सर्जित करते हैं। तो जैसे कि टीवी है, कार है, कंप्यूटर है, साइकिल है, ये अलग अलग जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको फिर जोड़ा जाता है, फिर इस नए प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संयोजक का संग्रहण उद्योग कहते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये तो अपन बात कर रहे थे विनिर्माण उद्योग की। विनिर्माण उद्योग में कौन कौन से आते हैं? विश्लेषणात्मक का अर्थ होता है कि एक उत्पाद से अलग अलग वस्तुएं बनाना। कृत्रिम संश्लेषणात्मक यानी जो भी कच्चा माल है उसको एकत्रित करके निर्माण प्रक्रिया तो नवीन उत्पादों का सर्जन करना, जैसे कि सीमेंट है। प्रक्रिया यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप, यानी 2 या 2 से अधिक स्टेपों से गुजर करके फिर पक्का माल बनता है। और संयोजक यानी अलग अलग वस्तुओं को जोड़ करके जो प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। फिर दूसरा भाग आता है इसी में, ये दूसरा भाग किसका है? द्वितीयक जो भी आपके उद्योग है उसका दूसरा भाग है रचनात्मक उद्योग। ऐसे उद्योग जिनमें वस्तु कलात्मक रचनात्मक चातुरी की आवश्यकता होती है, जैसे भवन का निर्माण, बांध, पुल, सड़क, सुरंग व नहरों का निर्माण होता है। ये सब किसमें आएगा? ये सब रचनात्मक आएगा, स्ट्रक्चर वाले में आएगा। कंस्ट्रक्शन वाले जो भी काम होते हैं वो सब किसमें हो जाएंगे? रचनात्मक वाले में। ये था आपके द्वितीयक उद्योग में 2 भाग थे, रचनात्मक और विनिर्माणी। जिसमें आपके बांध, पुल, सड़क, सुरंग, ये सब भवन निर्माण वगैरह, ये सब किस में आ जाएगा? रचनात्मक में। फिर अपने बात करते हैं तृतीयक उद्योग, जिसको अपन सेवा क्षेत्र कहते हैं, जिसका वर्तमान में योगदान सर्वाधिक है। तृतीयक उद्योग को सेवा उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। ये वे उद्योग है जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उद्योगों की सहायक सेवाएं उपलब्ध करा के व्यापारिक क्रियाकलापों को संपन्न करवाते हैं। यातायात है, बैंकिंग है, बीमा है, माल गोदाम आदि सेवाएं ये शामिल होती है। इनको अपन सेवा बोलते हैं। ये प्राथमिक और द्वितीयक उद्योग है, उनको सहायक सेवा के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए वाणिज्य में उन, हाँ, यहाँ तक अपन ने पढ़ा वो सब उद्योग के बारे में था। जो यहाँ तक अपन ने पढ़ा है ना, वो सब उद्योग के बारे में अपन बात कर रहे थे। अब नेक्स्ट आपके आ रहा है वाणिज्य। जो व्यवसायिक क्रिया है वो 2 प्रकार की होती थी, कौन कौन सी? उद्योग और वाणिज्य। अब उद्योग का अपने काम यानी एक बार देख लिया है, अब अपन बात कर रहे हैं वाणिज्य की। वाणिज्य में क्या होता है? वाणिज्य उन सभी गतिविधियों और क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तु सेवाओं के उत्पादन से उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करते हैं। वस्तु बनाने वाला है, उसके पास से सीधा कंज्यूमर के पास में, उपभोक्ता के पास में वस्तु पहुंचाने में जो भी बीच में क्रियाएं होती है, इन सभी को अपन किस में शामिल करते हैं?
वाणिज्य में करते हैं। वस्तु बनाने वाले से लगा करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में जो भी क्रिया होगी वो सब वाणिज्य में, और वस्तु बनाने तक जो भी क्रिया होती है वो सब किसमें, उद्योग में हो रही थी। वाणिज्य में उन सभी गतिविधियों और क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में मदद करता है। वह क्रिया है जो बिक्री और विनिमय में आने वाली रुकावटों को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में सहायक होती है। वाणिज्यिक क्रियाओं को सामान्यतः दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। कौन कौन सी है? एक तो है व्यापार, एक तो कौन सी है? व्यापार, और व्यापार के बाद में है व्यापार की सहायक क्रियाएं। व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? पहला है व्यापार और दूसरी है व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब व्यापार में क्या होता है देखिए। व्यापार से तात्पर्य क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा अपने पारस्परिक लाभों के लिए वस्तु एवं सेवाओं के क्रय विक्रय से। जो क्रेता और विक्रेता होते हैं वो आपस में वस्तुओं का क्रय और विक्रय करते हैं, वो भी किसके लिए? अपने स्वयं के लाभ के लिए करते हैं। तो इसी क्रिया को अपन कहते हैं व्यापार। व्यापार का अर्थ क्या होता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना ही व्यापार कहलाता है। व्यापार वाणिज्य का अनिवार्य अंग है। व्यापार है वो वाणिज्य का अनिवार्य अंग है। यह उत्पादित वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाते हैं। जो भी वस्तु प्रोडक्ट तैयार है, उस जो तैयार प्रोडक्ट है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का कार्य कौन करते हैं? व्यापार करते हैं। ठीक है। व्यापार को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, आंतरिक और बाह्य। अब नाम से पता चलता है, देखिए इसमें अपन को समझने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए आंतरिक कार्य होता है, जैसे कि अपने देश की बात करें, भारत की, जो भी व्यवसाय अपने देश में ही हो रहा है, अपने भारत देश में ही हो रहा है, तो उसको तो अपन बोलेंगे आंतरिक व्यापार। और जो अपने देश से दूसरे देशों की ओर हो रहा है, जैसे कि चाइना की ओर हो रहा है, अमेरिका के साथ में हो रहा है, जापान के साथ में हो रहा है, नेपाल के साथ में हो रहा है, ये सब व्यवसाय क्या कहलाएगा? बाह्य व्यापार। अपन को यही समझना, आंतरिक व्यापार का होता है अपने देश के अंदर अंदर व्यवसाय हो रहा है उसको आंतरिक व्यापार कहते हैं, और जब अपने देश से दूसरे देश में व्यवसाय हो रहा है तो उसको बाह्य व्यापार कहते हैं। ये साधारण शब्दों में यही बात है। ठीक है। अब आगे अपन देखते हैं एक बार क्या क्या कहता है आपका ये आंतरिक व्यापार। देखिए आंतरिक व्यापार, आंतरिक या देशी व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर होता है। जैसे कि भारत देश है तो भारत की सीमा के अंदर अंदर जो भी व्यापार हो रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक तो थोक व्यापार, एक फुटकर व्यापार। थोक व्यापार यानी बड़े व्यापक क्षेत्र में होता है, यानी कहने का मतलब थोक का अर्थ होता है अधिक बड़ा व्यवसाय जो अपने व्यापक मात्रा में माल को खरीदता है फिर फुटकर विक्रेताओं को बेचता है, तो उसको बोलते हैं थोक व्यापार। अधिक मात्रा में माल लेकर के अपना लाभ निश्चित करके फिर अगले अपने अलग अलग जो भी व्यापारी होते हैं उनको बेचता है, उसको क्या बोलते हैं? थोक व्यापार। अब थोक व्यापार क्या होता है देखिए। आंतरिक व्यापार दो प्रकार के, थोक और फुटकर। जब वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय व्यापक मात्रा में किया जाए तो उसे थोक व्यापार कहते हैं। थोक व्यापार ग्राहकों एवं फुटकर व्यापारियों से सीधा संबंध नहीं रखता है। थोक व्यापार के अंदर अधिक मात्रा में वस्तु और सेवा का क्रय विक्रय होता है। ये सीधा कंज्यूमर से कांटेक्ट नहीं होता है, इनका कांटेक्ट फुटकर व्यापारों से होता है, यानी सीधा इनके कंज्यूमर के पास में कोई कांटेक्ट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है फुटकर व्यापार। फुटकर व्यापार में देखिए क्या होता है। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय अपेक्षाकृत अधिक कीमत पर क्रय मात्रा में किया जाए तो उसे फुटकर व्यापार कहते हैं। फुटकर व्यापार के अंतर्गत फुटकर व्यापारी और उपभोक्ता के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होता है। देखिए जो फुटकर व्यापारी होते हैं ना उनके बीच में और सीधा संबंध होता है। ठीक है। और बाह्य व्यापार, बाह्य व्यापार में क्या देखिए एक बार। आंतरिक व्यापार में तो एक देश के अंतर की बात हो रही है, और बाह्य व्यापार में देखिए बाह्य व्यापार, बाह्य या विदेशी व्यापार के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को दो या दो से अधिक देशों के व्यक्तियों के मध्य लेन देन किया जाए तो उसे बाह्य व्यापार कहते हैं। यदि वस्तुओं का क्रय दूसरे देश से किया जाए तो उसे आयात कहा जाता है, और दूसरे देश को किया जाए अपना जो विक्रय करते हैं दूसरे देश को, उसको निर्यात कहते हैं। बस यही तो है। ठीक है। अब व्यापार की सहायक क्रियाएं, सहायक क्रिया में कौन कौन सी आ जाएगी? बैंकिंग है, परिवहन है, बीमा है, भंडारण है, विज्ञापन है, ये सब कौन सी है? सहायक क्रिया में आ जाएगी। ठीक है। अब ये था अपने व्यावसायिक पद्धति का अच्छी तरीके से अपने पूरा लेसन एक बार हो गया है। एक बार आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, व्यवसाय की नई पद्धतियाँ कौन कौन सी है। बाकी इसमें खास कोई बातें रही नहीं है मेरे ख्याल से भी बाकी,
व्यवसाय की नई पद्धतियाँ कौन सी है? डिजिटाइजेशन, यानी वर्तमान में डिजिटल हो रहा है काम, सब इलेक्ट्रिक और डिजिटल। इसमें देखिए डिजिटाइजेशन इंटरनेट प्लस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के माध्यम से जो भी व्यवसाय हो रहा है उसको अपन बोलते हैं डिजिटाइजेशन। बाह्य स्रोतीकरण, मुख्य काम के अतिरिक्त अन्य काम दूसरों को देना। जो मेन वर्क है वो तो मेन ऑनर करेगा और अदरवाइज कार्य कौन करेगा? अदरवाइज दूसरा व्यक्ति करेगा। तो ये सब बाह्य स्रोतीकरण। एक होता है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ होता है भूमंडलीकरण, पूरे विश्व का ग्लोब विलेज, यानी ये सब वैश्वीकरण के माध्यम से आ जाएगा। देखिए ई व्यवसाय में क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने वाले व्यावसायिक लेन देन और कार्य शामिल होते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपने यूज़ भी किया होगा कि आप घर बैठे कोई भी प्रोडक्ट तैयार, यानी तैयार प्रोडक्ट होता है उसको आप अपने यहाँ पे मंगवाते हो, ठीक है। ऑनलाइन के माध्यम से आप क्या करते हो? खरीदी करते हो और आपके घर पे वो देने आता है, या फिर अदरवाइज अपने निश्चित स्थान पे वो क्या करते हैं? आपकी वस्तु को पहुँचाता है। तो ये सब कार्य किस में आ जाएगा? ई व्यवसाय में आ जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जाने वाले विभिन्न व्यावसायिक लेन देन को और कार्य शामिल होते हैं। ई व्यवसाय एक व्यापक अवधारणा है जो वैश्वीकरण को बढ़ावा देती है। ई व्यवसाय में ई कॉमर्स व व्यवसाय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संचालित की जाने वाली क्रियाओं को शामिल किया जाता है। ई व्यवसाय के विभिन्न घटक कौन से हैं? फर्म से फर्म व्यवसाय, फर्म से ग्राहक तक व्यवसाय, और अंत बी व्यवसाय, कॉमर्स ग्राहक से ग्राहक व्यवसाय। ई व्यवसाय के लाभ। ई व्यवसाय के लाभ यानी ये एनी टाइम कभी भी चालू रहता है, कागज रहित है, ठीक है। मोस्टली अपने ये पूरा लेसन क्लियर एक बार हो जाएगा। ये था अपने व्यावसायिक पद्धति का फर्स्ट लेसन।